नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहल चैनल का साथ है और आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की प्रक्रिया में चल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस ग्रुप से मैं 2 सालों से जुड़ते आ रहा हूँ, नया नया जब चालू हुआ था तब से। और 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख को मुझे 10 साल पूरे हुए। मैं उस दिन भी सोचा था कि इस ग्रुप में आऊंगा और अपने 10 साल का कुछ शेयर करूंगा, लेकिन चांस नहीं मिला। मुझे नींद लगी थी शायद उस दिन कोई और शेयरिंग थी मेरी, यार कुछ ऐसा हुआ था, मुझे ख्याल नहीं आ रहा अभी। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यहाँ के सभी मेंबर्स का, पार्टिसिपेंट्स का और इस ग्रुप के होस्ट का। वैसे थोड़ा बाजू बैठ गया उस ग्रुप से, क्योंकि इतनी हिंदी मुझे आती नहीं है और ज्यादा मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन आज फिर से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेरा जो शराबी जीवन है वो करीब करीब 29 साल का रहा है। उम्र के 16 साल से लेकर पर उम्र के 45 साल तक, 29 साल में शराब पिया हूँ। और इस 29 सालों में मुझे याद नहीं आता, शायद 2 बार मैंने हाफ बियर की होंगी। उसके बाद एक पूरा तरह से अल्कोहलिक था मैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद आता है कि टोटली मैं बिल्कुल शराबी बन चुका था पहले से, 16 साल की उम्र से। तो अल्कोहलिक में आने के पहले बहुत बार शराब छोड़ने के प्रयास किए। क्या बोले, कसमें वादे सब हो चुके थे। और कुछ महाराज लोगों का भी मैंने किया था, अपने विल पावर पे भी छोड़ के देखा था। 1-2 बार इस तरह से ट्राई किए कि मुझे जब बच्चा हुआ था तो मैं पिताजी को बोलता था कि भाई आप मेरी दुकान में आइए और 5 बजे आइए। मेरा जो टाइमिंग है 5:30 बजे पीने का, तो आधा पौन घंटा हम वेट टाइम वॉच करते हैं और फिर 6 बजे घर निकलते हैं। वो भी ट्राई करके देखा। 15 दिन आए मेरे साथ में, मेरे बच्चे के साथ मेरे पिताजी। और लेकिन ये भी कुछ कारगर नहीं हुआ। और अल्कुल चैनल का मैसेज मुझे 2014, जो जुलाई महीना है जो अभी चल रहा है, इसी महीने के स्टार्टिंग 3 तारीख को मिला था 2014 में। मुझे किताब पढ़ने का बहुत सारा शौक था और ज्यादातर ऐसी किताबें पढ़ता था कि जिसमें शराब का वर्णन हो या चित्रण हो। और ऐसी किताब वो डेली में पढ़ लेके आता था, बहुत सारे राइटर्स लोगों की, शायद जिसमें शराब का, और इसी शायद ये किताबें ऐसे पढ़ने की वजह से मुझे अल्कोहल साइंस का मैसेज मिला था, क्योंकि मैंने एक ऐसी किताब उठा के लाया जो रियाब सेंटर में थी। और उन्होंने कहा था कि हमारे रियाब सेंटर से निकलने के बाद आप अल्कोहल साइंस की मीटिंग में जाइए। अब ये किताब मैंने कब पढ़ी मुझे आज भी याद नहीं है, लेकिन वो शायद दिमाग में छप गया था। ये ईश्वर की ऐसी कृपा है कि शायद उसको मुझे इस दारू से या शराब से दूर रखने का था, जिससे वो मैं दिमाग में बैठ गई। और ये मीटिंग मेरे घर के पास बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर पे दूरी पे है, 100 मीटर भी कम होंगे। जो मेरा रोज का जाने आने का रास्ता है, दुकान में या मार्केट में या कहीं पे भी जाने का वही रास्ता है। तो स्कूल पे मीटिंग शुरू हुई थी 28 जून को। और 3 जुलाई की शाम को मेरा एक रूटीन था। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि ये आप जब कॉलेज में जब मैं एडमिशन लिया तो उन्होंने कहा था कि आप 2 काम मत करना। 2 काम ऐसे कि उन्होंने मुझे तो, एक तो ये बताया था कि भाई किसी पुलिस के लफड़े में या लड़की के लफड़े में नहीं पड़ने का। और दूसरा एक काम बताया था कि दारू जब पियेंगे तो अच्छी क्वालिटी की पियेंगे। तो इसमें से मैंने जो ये था, कोई पुलिस वुलिस का लफड़ा वो आज तक नहीं किया, उम्र के 25 साल तक, ना ही किसी लड़की के लफड़े में पड़ा। मतलब उस समय नहीं पड़ा, स्कूल पढ़ते समय या कॉलेज पढ़ते समय। लेकिन शराब मैंने चालू किया था और वो बात की वजह से शराब बहुत बढ़ गई थी। तो इस मीटिंग का मैसेज इसी ऐसी किताब पढ़ने के बाद मुझे मिला। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप दिन भर कुछ भी करो, लेकिन शाम को 7 बजे के पहले घर आना है आपको। तो ये मैंने निभाया, जब तक पिताजी ने तब भी निभाया। और आज भी 7 बजे के अंदर मैं चले आता हूँ घर में। अगर कोई मीटिंग रही, फिजिकल मीटिंग रही या कहीं दूसरे गांव बर्थडे मीटिंग रही, ग्रेजुएट मीटिंग, तो उस बात की ये बात अलग है, लेकिन मैं 7 बजे के पहले आ जाता हूँ। तो वो
आया था और हम मिसेस के साथ मेरा रोज का था कि पीने के बाद हुआ कैसे भी हो, खाना खाने के बाद हम घूमने जाते थे और उसी रास्ते से हम गए और मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का बोर्ड दिखा। उस स्कूल में चालू हुआ था तो 28 जून को 2014 में चालू हुई मीटिंग और 3 जुलाई 2014 में मुझे दिखाई दिया और मैंने बोला ये शराब छोड़ने की जगह है। मैं चेयरमैन के पास गया और बोला कि अरे मैं शराब छोड़ सकता हूँ, मतलब मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आइए। मैं फॉर्मल ड्रेस में था तो मैं बोला अगले मंगलवार को या अगले शनिवार को जो भी दिन है, मुझे आज याद नहीं है लेकिन मैं आता हूँ। और मैं आया था तो मुझे वो किसी भाई की तरफ से या किसी टैब की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला था। मैं आज भी समझता हूँ कि ये शायद गॉड की भी कोई मतलब प्लान था जो मुझे डायरेक्ट मैसेज मिला और मैसेज मिलने के बाद मीटिंग में आया। लेकिन वही अपने तरफ से बहुत सारे क्या बोलते इज्म जो बोलते हैं हम, इज्म का मतलब होता है एक विचार करने, अपनी खुद की विचारधाराएं लेके हम मीटिंग में आते हो। तो मैं भी आया। मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था, वो बड़ी हुई शराब को थोड़ा सा कम कंट्रोल करके निकल जाऊंगा इस हिसाब से आया। लेकिन मेरे में एक बात ये थी कि मैं थोड़ा सा बड़प्पन दिखाने वाला हूँ, ग्रैंडिसिटी स्वभाव है मेरा। तो मैं मीटिंग में इसलिए रुका कि मैं इस मीटिंग में वरोरा में पहली मीटिंग हुई, उसी में मैं पहला आदमी था जो आया था और मैं दिखाने के चक्कर में था कि यार मैं कैसे मीटिंग संभाल सकूं, मैं आऊंगा इस मीटिंग में, आऊंगा चलाऊंगा इसको चलाएंगे, ऐसा ऐसे कुछ ख्याल थे मेरे। और उसी ख्याल कहने कुछ तो भी करके दिखाऊंगा ऐसे वाले था। दारू छोड़ दूंगा नहीं छोड़ूंगा इसको कोई ख्याल नहीं था, लेकिन कुछ तो भी यार मीटिंग में मेरे को नए नए जो चैलेंजेस है उसमें मजा आता था हमेशा। तो इसलिए मैं इस मीटिंग को रुका रहा। लेकिन वही अपनी इज्जत की वजह से ये क्या मीटिंग होती क्या, ये यार यहाँ पे जो ये शेयर करते ये तो मेरे साथ हुआ नहीं। मतलब हमेशा होता था कि बोलते थे मिसेज छोड़ के चली गई, कर्जा था, ये सब वो मुझे नहीं लगता था कि, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है मेरे इसमें, ना मिसेज छोड़ के गई ना कोई कर्जा हुआ। तो ये मुझे मजा नहीं आता था मीटिंग में, लेकिन मैं बैठता था। और एक्चुअली इसमें मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि मेरे जाने आने के रिश्ते पे थी मीटिंग। तो मैं हर मंगलवार शनिवार यहाँ मीटिंग होती है। तो 6:30 6:45 से मैं काम से आया तो मुझे ख्याल है अगर मैं पीके भी आता था तो भी मेरा ख्याल जाता था अरे आज मीटिंग है, और घर में गाड़ी लगाने के बाद फ्रेश होकर फिर मीटिंग में जाता था। नहीं पीने पीती हुई भी मैंने 2 साल तक ये मीटिंग की है। और ऐसे ही चलते रहा वही अपने इज्म पे, अपने विचारधारा पे चलते रहने से वो चलते रहा मैं। और 2 साल के बाद 2016 में जून महीने में मेरे मिसेस ने मुझे कहा कि भाई देखिए आप जो शराब पीते हो सबसे पहले खुद को धोखा देते हो, बाद में मुझे दे देते हो और बाद में समाज को देते हो। तो ये बात कुछ मेरे दिमाग में चली गई। शायद 2 सालों से कुछ ना कुछ मीटिंग का या भगवान का कृपा होंगी जिसके कारण वो मेरे दिमाग में गई। और मैंने सोचा ये बात सही है यार कि मैं इतनी शराब पी रहा हूँ और फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैं मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरा कोई बिगड़ा नहीं, मेरा कुछ गया नहीं। तो ये बात मेरे दिमाग में पहुंची और मैं उसके साथ उसको भी धोखा दे रहा था। नहीं यार वो आज वो मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसे कुछ बहाने करके। और समाज को तो मैंने बाजू में ही फेंक दिया था। तो ये बात दिमाग में आई और साथ ही साथ एक ऐसी घटना हुई। एक मेरे परिचित व्यक्ति ने मुझे कहा कि देखिए बोले आप में बहुत कुछ है। बोले उन्होंने कहा कि आप में टैलेंट है, आपके पास पैसा है, अकल है, समझ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हर बाधाओं को टैकल करने की एक क्षमता, ये सब चीजें आप में भर बहुत है। लेकिन उसके साथ आप में एक और चीज है सबसे ज्यादा, वो है अहंकार। ये बात भी मुझे थोड़े दिल पे लगी और मैंने उस पर सोचने में मजबूर हुआ। और फिर वहां से मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया 16 जुलाई 2016 से। इस मीटिंग में आते गया शुरुआती दिनों में बाधा इस प्रकार से आई और उसमें जो आनंद मुझे मिला, आज का मेरा टॉपिक है कि बाधाएं आने के बाद हमारी मुश्किलों को पार करने के बाद खुशी, जॉय आफ्टर ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स जो थे या बाधाएं जो मेरे जीवन में आए, तो शुरुआती दिनों में जैसे 90 दिन हुए तो मुझे जो समाज के लोग थे वो मेरे सोसाइटी में बाधा बनने लगे। जैसे कि वो हमेशा कहते थे अरे, जैसे हमारे इधर कहा जाता कि भाई वो थोड़ा सा क्या बोले बेकार लैंग्वेज में कहा जाता है कि कितनी देर तक तू दूर रहेगा शराब से, हम देख लेंगे। ये जो मैं थोड़ी सोबर भाषा है, लेकिन इससे भी हार्ड भाषा में मुझे कहा जाता था। आज वो भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा,
लेकिन ऐसा कहा जाता था, हमारे मराठी इधर मराठी चलती तो मराठी लैंग्वेज में ऐसे कुछ कहा जाता था। और ये जो बाधाएं आती थी मेरी जिंदगी में स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन मैं अपने आप पे अड़ा रहा। और क्योंकि चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद थे पहले से, कोई भी अगर मेरे जीवन में ऑब्स्टेकल्स आता है तो उसको पार करने में मुझे बहुत मजा आता था। जब तक मैं पार न कर लूं तो मुझे वो अंदर से मजा नहीं आता था। तो ये ऑब्स्टेकल्स को मैंने वैसे मीटिंग में कहा जाता था कि लोगों को नहीं बताना है कि भाई आप जो शराब से दूर हो, ये लोगों को नहीं बताना है 1 साल तक, क्योंकि इस बात को कोई समझ नहीं पाता बाहरी जिंदगी में। ये मुझे बताया गया था तो मैं किसी को नहीं बताता था कि मैं शराब से दूर हूँ। अगर कोई बोल भी देता था मुझे, भैया चलो आज शराब पीने चलते हैं, तो मैं बोलता था कि नहीं आज नहीं चलते, कल देखेंगे। ऐसे कुछ वादे करके कुछ मेडिसिन, ऐसी फालतू की मेडिसिन रख के मैं बताता था कि भैया मेरी दवाई चालू है, या कुछ भी मैं बताता था। यानी मुझे यह कहा गया था कि अच्छे कामों को अगर अच्छा काम है उसके लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, मोटी बात नहीं है। और मैं इस सोसाइटी के लिए बोल रहा था। तो ये ऑब्स्टेकल्स आते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पार करते करते गया, लोगों का मुंह बंद हो गया, तो फिर मुझे खुशी मिलना चालू हुई। एक मीटिंग में धीरे धीरे मैं चलते गया, और आगे आगे जैसे बढ़ते गया, तो 1 साल जब मेरा पूरा हुआ तो उस दिन मैंने अपने पिताजी को कहा कि भाई मैं 1 साल से दूर हूँ और मैं शराब से दूर हूँ। तो उसी समय मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई तेरे रूम के बाजू में खिड़की से जो बोतल थी छोटी छोटी, वो किस चीज की है। तो ये बाधा भी मेरी जिंदगी में आई, ये ऑब्स्टेकल से आया। नहीं, घर से मेरे को भरोसा, घर वालों का मेरे पे भरोसा नहीं था। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैं कुछ नहीं, फिर से अपने मन में मुस्कुराया। और मुझे मालूम था कि अगर इनके साथ मुझे बात करना है तो एक तो इनको झूठा साबित करना, तो मुझे शराब पीना पड़ेगा, या तो दूसरा रास्ता है कि मीटिंग में जाना पड़ेगा। तो मुझको मीटिंग में चला गया, क्योंकि मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि 1 साल मुझे हो गया है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे झूठे वादे 25 सालों में हो गए थे। मैं आज शराब छोटा हूँ, 10 दिन छोटा हूँ, 20 दिन छोटा हूँ। तो ये मुझे ये जरूरत नहीं गिरी, या मैंने जरूरत महसूस नहीं की कि भाई इनको कुछ बोलना है। मैं बोला इनका विश्वासघात करके मैं आया हूँ, तो इनको इतनी जल्दी विश्वास, मेरे पे भरोसा नहीं बैठेगा, इनका फेथ नहीं बैठेगा मेरे को। ये मुझे मीटिंग में आने की वजह से पता चला। और फिर मैं चलते गया आगे और बढ़ते गए। उसके बाद और एक ऑब्स्टेकल मेरी जिंदगी में आया कि जब मैंने पहला मेडल लिया, और पहला मेडल लेने के बाद तो वहाँ पे जो ग्रुप में ये होता था कि सेक्रेटरी या चेयरमैन की ये सिस्टम होती, तो मैं पहले साल में सेक्रेटरी बन गया था। और ऑब्स्टेकल्स ये आते थे कि मेरा ये कहना था कि भाई हमारे ग्रुप में अगर मीटिंग्स में शेयर करना है तो जो यहाँ के लोग हैं वो शेयर करेंगे। मतलब मेरी भी जो विचारधारणा थी थोड़ी सी एग्रेसिव पर्सनालिटी की थी, कि बाहर के लोग जो आएंगे क्या उन्होंने बड़ी बड़ी शेयरिंग करना, क्या बड़े बड़े स्लोगन शेयर करना, क्या जैसे डाल दे ट्रस्ट या फेथ या अच्छी टाइप की या अल्टर एटीट्यूड, इस टाइप के स्लोगन ये बड़े उन्होंने करना चाहिए, क्या हमारे बच्चे या हमारे यहाँ के लोग कब करेंगे। ऐसा मेरा ये था। तो ये बाधाएं मेरे साथ आते ग्रुप में मेरा जो हमारे ओल्ड टाइमर आते थे बाहर गांव से, उनके साथ मेरा नहीं बनता था, क्योंकि मैं हमेशा वो हमारी जो सात्विक परंपरा है उसका हमेशा मैं सोचता था उसके बारे में कि हम बाहर से कोई मदद नहीं लेते, हम अपना खर्चा खुद चलाते हैं। तो इस परंपरा को मैं ये ख्याल में इस टाइप में लाता था कि हम बाहर से स्पीकर के लिए हमारे जो गांव के लोग वो क्यों नहीं शेयर करें। तो ये जब बाधा है, जब मुझे मीटिंग शेयर करने मिलती थी, कंडक्ट करने मिलती थी, तो मैं जनरली लोकल जो रहते थे हमारे बता के भाई लोग, उनको मैं शेयर करने के लिए उठाता था। ऐसे में उनके जो ओल्ड टाइमर बाहर से आते थे उनके साथ फिर वो प्रॉब्लम आता था कि उनको लगता है यार हम तो शेयरर है, ये है, हमको क्यों नहीं मिलता। तो वो मेरे खिलाफ लोगों को भड़काते थे, यार ये संजय भी तो अपनी मनमानी चलाता है वैसे। तो ये बाधाएं मेरी जिंदगी में आती गई। और एक प्रोग्राम हमने रखे थे वनडे विजिल में मैंने वही किया था। 15 अगस्त का दिन था, और बाहर के लोग दूसरे स्पीकर को बुलाया था हमने, नागपुर चंद्रपुर, जो हमारे ग्रुप में नहीं आए आज तक, उनको बुलाया था। और बुलाने के बाद फिर वो लोग जो हमेशा हमको सपोर्ट करते थे, लोग ओल्ड टाइमर या जो भी लोग थे, उनको उस दिन मैंने ना कुछ सब्जेक्ट दिया ना कुछ। तो इस समय भी फिर मुझे यहाँ के एक थोड़ा ओल्ड टाइमर थे 20-25 साल, उनके वो फिर मेरे खिलाफ थोड़ा सा हो गए थे। और फिर उन्होंने फिर हमारे चेयरमैन को बोल के वो मीटिंग को खुद कंडक्ट करना चाहते थे, उन्होंने कंडक्ट भी की। लेकिन उस समय मुझे मालूम हो गया था तब तक
कि भाई यहाँ पे आने वाला ओल्ड टाइमर हो या कोई हो जो भी अपने मनमर्जी चलाता है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। ये मेरी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स तो ऐसे आते रहेंगे, बहुत लोग आड़े आएंगे आगे की जिंदगी में। तो मुझे चलना है क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। तो मैं फिर इस ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए हमने एक सोचा कि ऐसे ऑब्स्टेकल हमारे साथ एक 5-6 भाइयों के साथ हुए। कुछ बॉडी जैसे चेयरमैन वगैरह की नई बॉडी तैयार हुआ, फिर कुछ आए प्रॉब्लम्स आए, तो फिर हमने एक नया ग्रुप ओपन किया 2018 में 1 जून को नया ग्रुप ओपन किए। फिर इसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश किए, और उसमें जो 2 सालों में एक्सपीरियंस हो गया था ग्रुप चलाने का ये वो, तो उसमें मुझे लगा था कि जो बाधाएं जो आएंगी अगले सालों में, तो उसके लिए हमने खुद पहले ही ये 7-8 जनों ने मिलकर एक मार्गदर्शक सूचनाएं बनाई थी ग्रुप में कि भाई कैसे चलेगा ग्रुप का कार्यक्रम। उसके हमने लिखित स्वरूप में लिखे, उसको ग्रुप कॉन्शियस में पास किए। उसमें 1-2 ऐसे थे कि भाई हमारे ग्रुप की मीटिंग जो है वो हमारा ही चेयरमैन चलाएगा। दूसरा एक था कि जो बर्थडे बॉय है उसके मन के हिसाब से कोई ना स्पीकर रहेगा ना कोई चेयरमैन रहेगा, जो हमारा रेगुलर चेयरमैन है वही रहेगा, उसके हिसाब से कोई नहीं रहेगा। मतलब स्पीकर उसके कहने से नहीं बुला, वो अगर बुलाता है किसी को तो उसको शेयरिंग में देना नहीं देना वो सब ग्रुप के जो रेगुलर चेयरमैन है उसके ऊपर थे। ऐसे कुछ हमने पास किए थे। आज भी मेरे पास वो मार्गदर्शक सूचना है कि ग्रुप कैसे चलाते। तो ये बाधा है, लेकिन उसके बाद जो ग्रुप जम के चलने लगा ना, फिर मुझे खुशी हुई। तो जिंदगी में इस प्रकार के ग्रुप में भी मुझे बाधा आई है। ये भी यहाँ तक ये भी हो गया था एक बार कि एक वो टाइमर ने कहा था कि भैया इस मीटिंग को कोई मत जाइए। मतलब दूसरा हमने ग्रुप चालू किया था, तो वो जो पहला ग्रुप था बहुत बड़ा था, तो उन्होंने वहां पे मतलब ऐलान जैसे कर दिया कि उस ग्रुप को कोई मत जाइए, जब वो ग्रुप बढ़ेगा तो उसको हम अपने हाथ में लेंगे और चलाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को ये बाधा आ गई कि अब ये ग्रुप को चलाना कैसे, टिकाना कैसे। तो हमने एक ग्रुप कॉन्शियस लिया, और फिर वहां पे मैंने शेयर किया कि भाई मतलब ग्रुप कॉन्शियस में कि भाई देखिए, मैं तो कहीं ना कहीं मीटिंग, मेरे पास गाड़ी है तो मैं मीटिंग के लिए चले जाऊंगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप जो इनके पास गाड़ी है वो क्या करेंगे। तो इससे बेटर है कि हम मैसेज कैरिंग करते हैं और जो जिनको हम लाएंगे उनको फॉलो देंगे। इस प्रकार से तय करके फिर उसके ऊपर काम करना है। उस बाधा पे जो ग्रुप बंद करने की बाधा आई थी, वैसे हमारा ग्रुप थोड़ा ढीला ही चल रहा था उस समय, लेकिन इस बाधा को फिर एक ग्रुप कॉन्शियस के तहत मैंने अपनी बात रख के लोगों को एक चेताए जैसे हो गया, उनपे जैसे स्फूर्ति भरी ऐसा टाइप का हो गया, और सभी 7 मेंबर फिर 8 मेंबर एक साथ फॉलो अप मैसेज कैरिंग में लग गए। तो आज के डेट में मेरा ग्रुप में करीब 55 भाई है। रेगुलर जो है वो 55 है, उसमें से मेरे हिसाब से अंदाजा तो है मेरा कि 40 तक मेंबर्स 1 साल के ऊपर चलते हैं। 1 साल के ऊपर टोकन लेके है, ऐसा मेरा अंदाजा। तो ये बाधा है मेरी जिंदगी में स्टार्टिंग दिनों में। उस पर जब मैंने काम किया सभी लोगों के साथ, भगवान के साथ, तो फिर मुझे खुशी मिली। आज की डेट में जब मेरा ग्रुप इतना फल फूल चुका है, मेरे ग्रुप में 100 में से 90 मतलब 50 में से तो मेरा मानना है कि 45 लोगों का स्टेप वर्क पूरा हो चुका है। तो ये बाधा है मेरी जिंदगी में। स्टेप के बारे में मैं ये कहूंगा कि लोग हमेशा यहाँ के दो उल्टा में कभी स्टेप के बारे में बातें नहीं कर रहे थे, पर अभी ग्रुप की बाधाएं जो आई वो बताते, तो बात में फैमिली की बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टेप की बातें नहीं होती थी हमारे वर्रा में कभी, और ना ही मैंने शुरुआती के 4-5 सालों में ऐसे कुछ जो बातें सुनी थी। तो मुझे लगता था कि हमेशा स्टेप क्या चीज है, क्या होता है इसे। तो जैसे कोरोना काल आया उसमें स्टेप्स की बातें होने लगी, फिर मैंने ली, फिर बाकी लोगों को लेने लगाया, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में जैसे वर्रा में सबसे ज्यादा सीनियरिटी में मैं ही आता हूँ। 2 भाई है जो 12-12 साल वाले हैं और 10 साल में आया हूँ, और मैं उनके काम में थोड़ा बहुत मदद करता, तो मेरी इमेज थोड़ी अच्छी हो गई थी भाइयों में। उसके बाद जब मैं बोलता था कि भैया स्टेप लेना, तो लोग मानने लगे थे उस समय कोरोना काल में। और फिर जैसे जैसे स्टेप बढ़ते गया, कुछ ऐसे भी इसमें बाधा ये है कि जैसे एक भाई ने 3 महीने में स्टेप लिया और उसने शेयर कर दिया था एक मीटिंग में जाके, दूसरे ग्रुप की मीटिंग में जाके, कि मैं आज स्टेप लिया हूँ और मेरी जिंदगी ऐसे अच्छी है। तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा फिर हुआ कि भैया तू 3 महीने का भाई है और हम यहाँ पे 4 साल से है, हमने स्टेप नहीं लिया, तुमने कैसे स्टेप लिया। ये तुम कुछ भी बोलते हो, स्टेप ऐसी होती नहीं है, स्टेप तो 1 साल के बाद लेना पड़ता है, 1 साल में स्टेप, 12 सालों में 12 स्टेप। यानी जो उल्टा का जो बहाव आया था, जो कहना था, वो उनपे वो हावी हो चुका था, इसलिए स्टेप्स के बारे में कोई बात नहीं होती थी। लेकिन मैंने उसको धीरे धीरे मतलब यार तू शेयर करते रहना, ये आज तू 90 दिन में जब शेयर कर रहा है तो यही आगे एक मिसाल बनेगी। मतलब उनको जैसे वो प्रॉब्लम वाले लड़के को, वैसे वो ये भी मेरी जिंदगी में ऑब्स्टेकल जैसी थी
कि भैया लोग तो स्टेप के बारे में बात नहीं करना चाहते और हम 90 दिन का भाई हमारा शेयर कर रहा है। कि बाधाएं मेरी जिंदगी में आई तो मैंने उनको कहा कि आप शेयर करते रहिए, ये एक दिन ऐसा होगा कि जिन लोगों को जो लोग आपको विरोध करते हैं वही लोग आपकी तरफ से स्टेप लिए। और ऐसा हुआ बाद में। तो उन्होंने लोग उनकी तरफ से स्टेप लिया, कुछ लोगों ने मेरे तरफ से लिया, और फिर वो ये काम होने के बाद फिर खुशी आई। कहते बाधाओं क्या, जो मैं बोलता हूँ ऑब्स्टेकल्स के बाद जॉय मिलता है, तो मिलता है। क्योंकि जब तक मेरी जिंदगी में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, एक स्मूथ जिंदगी रहेगी, तो मेरे को मजा नहीं आता। क्योंकि मैं ऐसा अल्कोहलिक हूँ, तो मुझे हर समय कोई ना कोई किक होना। शुरुआती में नए ग्रुप की किक, फिर बाद में स्टेप्स की ग्रुप किक, इस टाइप से हमेशा लगती है। कोई ना कोई जब तक ऑब्स्टेकल्स नहीं आते ना, मुझे मजा नहीं आता। क्योंकि अल्कोहलिक पर्सनैलिटी का मेरा जो मानना है, मेरा मत है कि अल्कोहलिक पर्सनैलिटी को जब तक बाधा ही नहीं आती उसकी जिंदगी में, तो उसको पार करने की कोशिश भी नहीं करता। और बाद में जो खुशी मिलती है ना, तो बहुत मायने रखती है। तो आज मुझे वो खुशी होती है। और फिर वही कोरोना की बात, अब मैं आता हूँ अपनी जिंदगी की, जो मेरी फैमिली है उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आई है उसमें मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ, फिर जैसे स्टेप्स लिया मैंने। अब मेरे जिंदगी में ये बात आई थी कि जो मेरे पारिवारिक संबंध थे वो खराब हो चुके थे। मेरे खराब होने का मतलब ये कि एकदम नहीं हुए थे, लेकिन मेरे सिस्टर के साथ, मेरे पिताजी के साथ, माँ के साथ, पिताजी के सिस्टर लोगों के साथ, जवाई लोगों के साथ मेरे उतने अच्छे संबंध नहीं थे। अब ये बाधा मेरी जिंदगी में आने लगी कि इनके साथ करना कैसे है, क्या है। क्योंकि स्टेप तो लिया हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या। तो बाद में जैसे 9 स्टेप में जब मैं आया, तो मुझे याद आया कि ये ऑब्स्टेकल्स जो है, जो मैंने शायद बनाए हुए या परिस्थिति के अनुसार जो आए हैं, इसको जब तक मैं पार नहीं करूंगा तो मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी। तो मैंने मुझे याद है कि मेरी माँ जब गुजरी थी 2021 में, तब 21 में मुझे याद आ रहा था कि स्टेप्स हुआ था, तो मुझे ये हो रहा था कि भैया मुझे माफी मांगना पड़ेगा। अब ये माफी मांगते समय इतना डर लग रहा था दिमाग में। दिमाग खुद को, मतलब मन खुद को ये बोल रहा था कि यार तू माफी मांगेगा तो किस मुंह से बात मांगेगा, कैसे मांगेगा। लेकिन वो जो विचारों का जो एक तैयार करते हैं, हम विचार तैयार करते हैं, तो वो विचार के साथ कृति की बहुत आवश्यकता होती है। सिर्फ खोखले विचार कोई काम नहीं करते। तो अभी मैं वैसे एक किताब पढ़ रहा था, उसमें वैसे कहा उन्होंने कि खोखले विचारों के साथ, मतलब विचारों के साथ कृति की आवश्यकता। जब तक आप कृति नहीं करते तब तक वो विचार पक्के नहीं। तो वैसे ही मैंने किया, और उसके लिए मेरी माँ को गुजरना पड़ा। लेकिन उसके पहले ये हुआ था, जो मैं अपनी फैमिली में कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं था, तो जो 2020 की जो दिवाली आई तब तक स्टेप हुई थी। लेकिन जो मुझे आगे बढ़ना था, मुझे मालूम है कि मेरी फैमिली मेरे से दूर नहीं गई है, मैं फैमिली से दूर गया हूँ। उनके सिस्टम से मैं बाहर निकल चुका था, या अल्कोहलिज्म के कारण या अपने एक विचारधारा के कारण। तो फिर मुझे एक पहला कदम ये बढ़ाना था कि मुझे उनके साथ मिलना है, उनके साथ बात करना है। तो दिवाली में जब हमारे चारों सिस्टर और जवाई लोग आए, और जो मेरे भाजी आए, तो मैंने अपने घर में एक कराओके सिस्टम लाया। उस पर मैंने गाना चालू किया। पहले आज मुझे गाने का कोई शौक नहीं आया, मेरा आवाज अच्छी है, लेकिन मैं बोला कि आवाज अच्छी ना अच्छे हो, लेकिन अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो एक मिसाल के तौर पर रख दूंगा। तो ऐसे मैंने जब किया, तो सभी जवाई ने, बहनों ने, जैसा उनको जमा वैसे उन्होंने गाना चालू किया। मेरी माँ जो एक बेड पे बैठ के सब देख रही थी, मेरी बात एकदम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अभी तो गुजर चुकी है, तो वो देख रही थी। और जब उसको जनवरी में वो मेरे सिस्टर के गांव गई उसी दिवाली के बाद, तो वहां पे उसकी डेथ हुई, अटैक आया के वो चली गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सिस्टर ने बताया कि भाई, माँ बोल रही थी कि मेरा संजू, ये दिवाली मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी की दिवाली थी, मेरा संजू सुधर गया है। तो जो आज तक इतनी बाधाएं मैं अपने साथ लेके चलता था, तो ये जब मैंने इस पे काम किया ना, तो ये बाधाओं के बाद जो आनंद आया, कि जो मेरी माँ के प्रति मेरे दिमाग में खुन्नस था, वो निकल गया। और मुझे थोड़ा सा एहसास भी उस समय ये हुआ कि यार मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि वो मुझे हमेशा, जब उसको अटैक आने के पहले, हमेशा मुझे 2-3 सालों से हमेशा 200 रुपए मांगती थी, और मैंने उसको दे दिया था। लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं था कि भैया 200 रुपए की क्या करती है, या मेडिसिन के लिए मांगती थी, लेकिन मैंने अभी कभी पूछा नहीं। तो ये मुझे आज भी एहसास होता है कि शायद मैंने उस समय अगर
पैसे देके उसकी भावना नहीं खरीदी रहती तो शायद आज माँ जिंदा होती। तो मैंने कभी पूछा नहीं, बाद में मुझे पता चला उसको हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो गई। तो ये आज भी मुझे कभी भी आता है ये चीजें, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये यार गॉड नोज गॉड प्लान, शायद गॉड का कोई प्लान होगा। तो वहां पे वो हुआ। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, तो हमारे इधर मराठी लोगों में 14वीं का प्रोग्राम होता है। तो वहां पे मैंने सोचा कि मैं इनसे माफी मांगना, ये मेरी जिंदगी बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स थी कि मैं माफी कैसे मांगू, क्योंकि सब चारों सिस्टर में मैं सबसे बड़ा भाई था। तो मैं कैसे इनसे माफी मांगू, वो मन मेरे को रोक रहा था अंदर से। ये ऑब्स्टेकल मतलब मेरी खुद से मेरी लड़ाई चल रही थी। लेकिन मुझे स्टेप्स और स्पॉन्सर ने बताया कि ये सब करना पड़ेगा यार, अगर ये करना नहीं, ये करेगा नहीं तो ये जो बाधा है तेरे में जो तैयार हो रही है उसमें जब तक तू पार नहीं करेगा तेरे को एक खुशी नहीं मिलेंगे, एक आनंद नहीं मिलेगा, एक जॉय नहीं मिलेगा। तो मैंने वो ट्राई करने किया। मैं भी सोच ही रहा था 14 के दिन कि मुझे आज माफी मांगना है, माफी मांगना है। और भगवान ने बराबर वो दिया मुझे मौका। मेरे घर में 14 की थी, मैं मीटिंग को गया उस दिन और मीटिंग को वापस आया, मुझे मालूम था कि मेहमान जाने वाले नहीं, रुकने वाले। आया तो मेरी सिस्टर दो बाहर बैठी थी, दो मेरे बेडरूम में बैठी थी। जैसे मैं बेडरूम में जाने लगा मुझे दिखा ये मंजर दिखा, तो मैंने वो तुरंत बाहर वाली दोनों सिस्टर को बुलाया और फिर उनको अंदर बैठा के चारों जन से मैंने माफी मांगी कि भाई मेरे कारण आपकी जिंदगी में और आपकी जो ससुराल में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुए, जो भी फेस करना पड़ी, आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और मैंने देखा उस समय चारों सिस्टर के आंखों में आंसू थे। चेहरा थोड़ा सा इस टाइप था तो कि यार ये मेरे हमारे भाई को हुआ क्या है। तब तक उनको मालूम था ये मीटिंग में जाते, लेकिन इस तरह से होती है बातें ऐसी मीटिंग में, उनको नहीं पता था। लेकिन उनका चेहरा थोड़ा सा ये था, सहमे हुए थे कि यार ये जिंदगी में पहली बार क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन उस माफी मांगने के बाद जो खुशी मुझे मिली, जो आनंद मुझे मिला, वो ऑब्स्टेकल पे मैंने जब काम किया ना, तो उसके बाद मेरे सिस्टर के इतने संबंध अच्छे हो गए, इतने संबंध अच्छे हो गए आज के डेट में कि आज का हमारे जो ये है, मतलब हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है बागबान करके, हमारे फैमिली का है। तो उस पे मैं कभी एक्टिव नहीं रहता था, तो मैं उस पे मतलब ये एक्टिव इसलिए नहीं रहता था कि एक अपने आप में एक ऑब्स्टेकल्स रहता है कि भाई क्या शेयर करूं यार इस ग्रुप में, ऐसी क्या चीजें शेयर करूं जो इनको पसंद आए या एक अच्छी बातें हो। तो ये मुझे वो नहीं पता था। तो मैंने इस ऑब्स्टेकल पे एक भाई से बात भी किया था कि भैया ये मुझे करना है तो कैसे करना है। उन्होंने कहा कि आप कुछ कॉमेडी डालिए या कुछ ऐसे रील डालिए कि जिसमें सभी लोगों का सहभाग हो। तो मैंने वैसे डालना चालू किया, कुछ रेसिपी डालना चालू किया, फिर उसकी वजह से मेरी बातचीत आगे बढ़ी। और आज के डेट में उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे ज्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, जिसके कारण मेरे सिस्टर लोगों के साथ इतने अच्छे संबंध हो गए कि 6वें साल के सोब्राइटी में मुझे सुसाइड के थॉट आए थे। अब ये भी एक ऑब्स्टेकल कि एक अच्छी जिंदगी चल रही है, सोब्राइटी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, मतलब प्रोग्राम दे रहा हूँ लोगों को, लोगों के साथ संबंध अच्छे है, फिर भी एक खालीपन बोलो या एक अपेक्षा बोलो, जो अपेक्षा होती है भी मेरी जिंदगी में ऑब्स्टेकल जब बन के आती है। सोब्राइटी में भी ज्यादा की अपेक्षा है जो कि मैं अपने बेटे से कर रहा था, अपने मिसेज से कर रहा था। तो जो लोग सुनते नहीं थे मेरी बात, तो मुझे वो ऑब्स्टेकल्स आया और फिर मुझे सुसाइड के थॉट आने लगे। अब ऐसे में सुसाइड के थॉट बहुत बढ़ रहे थे, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, थोड़ी बहुत मेडिसिन ले रही थी, लेकिन वो अंदर से वो निकल नहीं रहे। तो ऐसे में मुझे अचानक ख्याल आया कि यार मैंने अपनी बहन की माफी मांगी है और मेरी बहन एमबीबीएस एमडी है, तो उससे मैं बात करके देखूं। तो मैंने जब उसके साथ बात की है, तो आज की जिंदगी में 55 साल की उम्र में पहली बार मैं अपने सिस्टर से 37 मिनट तक बात किया। उसमें से 2 मिनट मैंने बात किया और 35 मिनट उसने बात की। और मैंने उससे कहा कि मुझे सुसाइड के थॉट आते हैं या मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। तब उसने जाके मुझे समझाया। मेरी 3rd नंबर की सिस्टर मेरे से बहुत छोटी है, सभी सिस्टर मेरे से छोटी है, लेकिन ये प्रोग्राम लेने की वजह से जो बॉन्डेज सिस्टर के साथ बनते गए ना, उसकी वजह से ये उसने बात की थी मेरे से। और उसने बताया कि भाई बोले जिंदगी गिव अप नहीं करना पड़े, ये जिंदगी हमें एक भगवान ने दी हुई है और जब भगवान चाहे तब उसे लेके जाएगा। अपने हाथ से अपनी जिंदगी गिव अप नहीं करनी। और मुझे उसने एक दो ऐसे वाक्य बताए या अनुभव एक्सपीरियंस की। एक हमारे फिल्म के आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने सुसाइड की। तो अगर उसने सुसाइड नहीं किया रहता तो क्या होता, तो उसके
शायद उसके ऊपर जो कर्जा था, तो कार बेच के, बंगला बेच के उसका कर्जा ले लेते थे लोग जो भी, और उसके बाद भी बचता था, तो उसके पास वो टैलेंट था, बोले वो फिर से जिंदगी में खड़ा हो सकता था। तो ये बात उसने समझा कि हम फिर से खड़े हो सकते हैं यार जिंदगी में। और उसने अपनी भी एक बात बताई कि अगर मैं आज डॉक्टर हूँ और मेरे हाथ से कोई पेशेंट गुजरता है, तो मेरी डॉक्टर की डिग्री वो कैंसिल हो सकती है। तो ऐसे में मेरे भी टैलेंट है, बोले कि मैं रोटी अच्छी बना सकती हूँ, और मैं रोटी का एक स्टॉल लगाऊंगी, और मैं अब जिंदगी से हारूंगी नहीं, गिव पे करूंगी जिंदगी को। वो मुझे समझाया उसने। और वहां से फिर वो ऑब्स्टेकल जो मेरी जिंदगी में आया था सुसाइड का, उस पर मैंने काम चालू किया और सिस्टर की बातों को सुनना चालू किया, मीटिंग्स में जान लगा के सुनना चालू किया, और धीरे धीरे इस ऑब्स्टेकल से निकलने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि आज के डेट में मुझे कोई सुसाइड के थॉट नहीं आते, कुछ नहीं आता। और मुझे ये पता चला गया, हमेशा शेयरिंग सुनते हैं हम कि जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना, तो वो मैंने चालू किया। तो आज के डेट में कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ, बच्चों से भी नहीं रखता हूँ, मिसेज से भी नहीं रखता हूँ, कि अपेक्षा मैं खुद से रखता हूँ। भैया जो भी बना वो, ये लोग जो मुझे थर्ड स्टेप में भी कहा गया है कि लोग यहाँ पे अपने अपनी जिंदगी, अपने अपने चरित्र के हिसाब से जीने वाले हैं। वो तेरी बात नहीं सुनेंगे या तेरी बातों पे अमल नहीं करेंगे, जो करना है वो करेंगे। तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स मेरी जिंदगी में आने के बाद उस पर जब मैंने काम किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज के डेट में आनंदित जीवन जीता हूँ, दूसरों को भी आनंद देने की कोशिश करता हूँ। और वो आगे चल के कुछ ऐसे भी ऑब्स्टेकल्स मेरी जिंदगी में आए कि मुझे बच्चों से बड़ा ये था कि यार मैंने कुछ जिंदगी में किया नहीं, तो इन्होंने करना चाहिए, तो मैं उसके पीछे लगता था, बड़े बेटे के पीछे हमेशा लगता था। उसके आज वो 20 साल का है, 13 से 19 सालों के बीच में मैं उससे हमेशा लगता था। और मेरे दिमाग में हमेशा उसको जो भी करता था ना, तो देख के मुझे याद आते थे अपने बचपन के दिन, या मैंने कैसी जिंदगी गुजारी। बिल्कुल सेम टाइप का वो लड़का करता है मेरा। मुझे पतंगे उड़ाने का शौक था, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, मुझे बहुत सारे इधर उधर घूमने का शौक था, तो वो भी आज घूमता है। तो मुझे ये देख कर ऐसा लगता है कि यार जब मैं शराबी हूँ, तो शायद ये भी शराबी बनेगा। तो ये भी ऑब्स्टेकल्स मेरी जिंदगी में आए कि एक सोच तैयार हुई कि यार ये शायद पी सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या होगा। लेकिन इसका भी हल भगवान ने मुझे दिया। उस ऑब्स्टेकल्स पे मैंने जो बाधा है मेरी जिंदगी में आ रही थी, उस पर मैंने काम करने की कोशिश किया। तो ऐसा हुआ कि एक बार, अभी भी की बात है, अभी मुझे याद नहीं, 1 साल हुआ होगा। हाँ, 1 साल हो गया है। और उस समय मेरे एक सिस्टर ने उसके लड़के के लिए, हमारे महाराष्ट्र में नंदी बैल चलाते हैं पोले के लिए छोटे बच्चे, तो वो उसने नंदी बैल मांगा भांजे के लिए, तो मैंने फटाक से बोल दिया हाँ दे देता हूँ। और फिर जब मैं घर में आया, बच्चे को बोला, बड़े बच्चे को जो 19 साल का है, उसको बोला यार तेरा नंदी बैल उसको देना है। तो एकदम से मेरे पे ऊपर लग गया, बोले तुमने मुझे पूछा नहीं, बोले तुम नहीं नहीं बोल सकते क्या, बोले। और तब मुझे एकदम से गुस्सा आया। मैं बोला यार मैं इस कुटुंब का प्रमुख हूँ, तो मैं क्या, मुझे निर्णय लेने नहीं सकता, मैं निर्णय नहीं ले सकता क्या। और थोड़ी सी बहस होगी उसमें, और फिर वो भी सो गया। फिर अचानक मेरे पे मुझे ख्याल आया कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो मैं बाहर निकला, अपने स्पॉन्सर से बात किया, और उन्होंने कहा कि वही देख, उस चीज से भले ही आज वो 19 साल का लड़का है, लेकिन उसके दादा ने उसको उम्र के 5 साल या 6 साल में लेके दिया होगा। उसका लगाव, उसकी आत्मीयता उस नंदी बैल से, भले आज उसके काम की चीज नहीं है, लेकिन उसकी चीज है, तो उसको पूछ के तूने निर्णय लेना चाहिए। तब मुझे उसने ये भी समझाया कि अगर तेरी चीज कोई तेरे को पूछे बगैर देते तो तेरे को क्या तकलीफ होगी। तो मुझे बोला लगा हाँ यार ये तकलीफ हो सकती है मुझे। तो मैंने फिर जैसे वो घर आ रहा था, तो अचानक मेरे बच्चे का मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि पापा आई एम सॉरी। मैंने आपसे भले बड़े आवाज में बात की, और मैं ज्यादा दूर नहीं था, घर में पहुंचा, उसको उठाया, उसको बोला यार सॉरी बेटा, बोला क्योंकि तब तक मुझे याद आया था कि सॉरी से काम बनता है। जो बाधाएं मेरे दिमाग में आती है उसके लिए मुझे एक्शन की जरूरत होती है। तो मैंने उसको सॉरी बोला, और सॉरी बोलने के बाद फिर वो बच्चा मेरे से धीरे धीरे बातें करने लगे। फिर हम करीब उस दिन हम मतलब 1.5 घंटा बात किया। उसमें उसने बात कही थी, मुझे पूछा कि पापा क्या लगता है, मैं आपको क्या लगता है कि मैं शराब पीता हूँ क्या। अब यहाँ पे मुझे जो मेरी बाधाएं थी इतने सारे दिनों से कि यार मेरा बच्चा शराबी बनेगा या नहीं बनेगा या जो भी है, तो मैंने उसको सीधा अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बताया। मतलब बोला देखिए, वैसे बच्चों को मालूम है, वो आते हैं। तो मैंने उससे बात किया कि भैया अल्कोहलिक से ये है प्रॉब्लम होते हैं, और ये समस्या जिंदगी में आती है। उसको मैंने अपने फैमिली के कुछ ऐसे भी अंश दिखाया कि भैया देख,
तेरे पिताजी जो शराब पीते उसके कारण तेरे बुआ के घरों में तेरे पापा की क्या इज्जत है, तेरी क्या इज्जत है, और क्या होता है जब अपने पास पैसे कम है या अपने पास जैसे अपन उतने पैसे वाले नहीं है तो क्या इमेज चलती है, एक शराबी की इमेज क्या चलती है। मैं सब कुछ लुटा के यहाँ पे आया हूँ, पैसे लुटा के आया हूँ, तो तेरे पिताजी की क्या है मुझे, मैंने उसको दिखाया। उसके मामा के घर में एक इंसिडेंस ऐसे हो गया था कि उसकी मामी ने ऐसे बोले मेरा लड़का सब भांजे लोगों में सबसे बड़ा है उम्र में, लेकिन उसकी मामी ने ऐसे कह दिया कि साहिल की शादी सबसे लास्ट में होगी। तो मैंने उसको समझाया कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसको बताया कि भैया ये जो अपन नौकरी नहीं करेंगे या कुछ अच्छा तरह से काम धंधा नहीं करेंगे इसकी वजह से तेरे मामी ने ये बोला है, और ये बोला इसलिए कि मैं शराबी था और मैंने कैसे अपनी जिंदगी लुटा के आया हूँ, इसके कारण मेरे को बताया। तो ये अल्कोहल के कारण तेरे पिताजी की जो इमेज बनी है इसके कारण ये, और अल्कोहल के कारण ये ऐसा होता है जिंदगी में। तो उसको मैं समझाने के बाद अ, उसको समझा दिया, बाद में वहां से मैं निश्चित हो गया। और मुझे ये खुशी हुई इस पे ऐसी बात हो कि यार मेरा बच्चा मेरे से बॉन्डेज बन गया है, मेरा बच्चा मेरे से बात करने लगा है। और उसने ये भी कहा था उस समय कि मैं यार कुछ मैटर वाले लड़कों से रहता हूँ। तो मैं बोला क्या वो रहता भाई, तो बोले नहीं कुछ झगड़ा हो गया तो ये बच्चे काम आएंगे, मतलब जो लड़के तो काम है। तो मैं उसको ये बताया कि देख भाई बोला तेरे पिताजी की इमेज इतनी अच्छी है आज की डेट में बढ़ रहा है कि कोई भी पुलिस स्टेशन का लफड़ा हो या कोई भी कोर्ट का प्रॉब्लम हो, तो तेरे पिताजी की इमेज अच्छी है, तू भी जानता है वो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां पे पढ़ा हो, तो मेरे नाम मतलब उनको नाम मालूम है। तो हाँ बोले पिताजी बोले आपका नाम बहुत चलता है मेरे में। तो मैं बोला ऐसा कुछ हुआ तो मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बॉन्डेज जो मेरे को इतने सालों से मतलब कई दिनों से मुझे बाधाएं निर्माण कर रही थी कि बच्चे के साथ कैसे बॉन्डेज बढ़ाना है, तो ये उनसे बात करने के बाद फिर वो जिस तरह से आज की डेट में खुशी से बात करता है। अभी तो 20 साल का है, मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी लिया तो मैं उसको चलाने देता हूँ, लेकिन उसको ये बोलता हूँ कि भैया तू यहाँ से 40 किलोमीटर चला, वहां से मैं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये 20 साल का लड़का है, तो ऐसे में वो समझ लेता है। तो ये जो बाधाएं थी मेरी जिंदगी में बच्चों के साथ कैसे बॉन्डेज करना है, ये प्रोग्राम के तहत मैंने एक्शन के बाद किया ना, तो आज की डेट में खुशी है। बच्चा बिल्कुल मेरे से अच्छी तरह से रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बातें छेड़ता रहता है कि भाई पिताजी मैं अभी एनसीसी जा रहा हूँ। हाँ कुछ प्रॉब्लम आज भी है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि वो अभी बीएससी से कि उसके कुछ सब्जेक्ट रुके, मैं उसको ये बोलता कि भैया निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम मत कर, निकल जाएंगे या निकल सकता हूँ। तो आज की डेट में बच्चे का जो मेरा बॉन्डेज बढ़े तो उसके बाद जो हमारा एक अच्छा याराना जैसा होगा, तो आज वो खुशी मिलती है। सोसाइटी में ये बाधा आने के बाद खुशी मिलती है, इस पे मैंने काम किया। ऐसी ही बाधाएं बहुत सारी आई, सिस्टर लोगों के साथ आई, उनके साथ मेरा बॉन्डेज नहीं था। एक सिस्टर का मैंने उदाहरण दिया जब भी, और अभी दूसरे सिस्टर का ये था कि उसके वो जो जवाई थे मुझे हमेशा तो मतलब वो ज्यादा नहीं बोलते थे लेकिन शराब के बारे में हमेशा बोलते थे। तो उनके साथ तो मैं ऐसी बातें करने लगा ये प्रोग्राम के बाद। उनके घर में जाके मैंने माफी मांगी, घर में तो मेरे घर में तो मांगी, मैं उनके घर में एक प्रोग्राम में गया और मुझे इच्छा थी, दिली इच्छा कि मैं उनके घर में जाके माफी मांगू। मैंने वो भी किया। तो आज की डेट में उनके वो कुछ भी वो अच्छे है, मतलब फाइनेंशियल अच्छे, सब कुछ अच्छा है, उनको मेरे जजमेंट की या मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है देखा जाए तो। लेकिन आज वो मेरे से बात करते हैं कि भैया मैं क्रेटा ले रहा हूँ, तो मतलब पूछते नहीं है लेकिन मैं क्रेटा ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो मुझे बताते हैं। तो जो आज तक मेरे उनके संबंध में मतलब बातचीत करने में जो बाधाएं आती है ना, तो प्रोग्राम के तहत मैं उनसे बात कर पाया। और फिर एक बार मैंने उनसे थोड़ा सा मुझे ये मालूम हो गया था कि वो उनका स्वभाव भी मैंने देखा था। तो मैंने बोला उनको कि भैया ये आप जिंदगी में सब कुछ अच्छा करते हैं, प्लान बिल्कुल करते हैं और आपके प्लान में कोई कमी नहीं रहती, उनके प्लान बहुत जबरदस्त रहते हैं, तो और कोई कमी नहीं। तो मैंने लेकिन मैं इनको बोला कि आप ये सब सब करते हैं लेकिन आप जो मुंह पे थोड़ा सा किसी के साथ एकदम से बोल देते हो थोड़ा सा अखरता है बोला। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भैया क्या करना चाहिए, तो मैं बोला इसमें आप 4 स्टेप लिख सकते हैं, और आप किसी को 4 स्टेप लिखने के बाद शायद आपको नॉन अल्कोहलिक्स नहीं नॉन अल्कोहलिक्स है, तो मतलब आप इतना लिखने के बाद भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपने 4 स्टेप लिखी है, बाद में उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई मैंने 4 स्टेप लिखी है और मुझे इतनी चीजें समझ में आई मेरे खुद के बारे में कि मैं क्या हूँ और कैसे तरह से बात करना। तो अभी मैं पिछली बार गया था उनके गांव, तो बहुत ही मतलब उनमें बहुत सारा चेंज आया। तो ये जो मेरी जिंदगी में बाधाएं थी कि भाई मैं किससे बात करूँ, सोसाइटी में आने के बाद कैसे करूँ, तो ये प्रोग्राम मैंने उनको देने के बाद तो
वो बदल गए। और फिर उन्होंने मुझे मेरे पिछले 90 दिन के दिन उनके एक दोस्त को बाहर तिरोड़ा की तरफ रहते घूमने के, तो वहां से उन्हें लाया कि चलिए एक बेवड़ा कैसे सुधरता है वो देखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। वो अपने दोस्त को लेके आए और मेरे ग्रेजुएट दिन के दिन आए। और फिर मैंने वही जो जैसा शेयर करना वैसे वहां पे किया, तो उनके दोस्त भी मुझसे बोलने लगे कि यार ये जो तुम लोग जो बेवड़ा बोलते हो इसके लिए कलेजे चाहिए, कलेजा चाहिए बोले, ये किसी संजय भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है। अभी ठीक है? जी जी। अभी ठीक है ना? हाँ। जी। तो ऐसी, हाँ ठीक। तो ऐसी बाधाएं सोब्राइटी में भी आती है। अभी एक लेटेस्ट 1 साल 1.5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक बाधा आई थी कि जो मैं फोर्थ स्टेप लेने के बाद कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे मेरे जो बंद हो चुके थे। तो अचानक से मुझे जो बंद हो गए तो उनका उस लेडी का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई हैप्पी बर्थडे। तो मैं बोला यार मेरा ना बायोलॉजिकल बर्थडे है ना मेरा कोई ग्रेटिट्यूड डे का बर्थडे या सोवरेनिटी डे, ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इसी दिन मुझे प्रपोज किया था। तो फिर मेरे मन में वो लड्डू फूटा यार कि यार सामने से फोन आई। अब ये यहाँ पे बाधा चालू होगी। प्रोग्राम ले रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमेशा ये मैं बोलता हूँ कि विचार हमेशा मेरे दिमाग में आते रहते हैं। तो दिमाग में आए विचार कि यार इससे फिर से संबंध जोड़ा जाए। तो मैंने वो ट्राई किया। और जो पहली बार ट्राई किया तो मुझे एक बात उनसे करते करते फिर अचानक उन्होंने एक ऐसे नाम का, ऐसे आदमी का नाम लिया जिससे मैं जानता था वो भी मेरे जैसा ही था सेक्सुअल कंडक्ट में। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में उपज आई, वो शायद दिमाग में भगवान ने डाली कि भाई देख, ये अपने मिस्टर की नहीं हो सकती तेरी क्या होगी, तेरे से क्या ईमानदारी हो रखेगी। तो ये जो है ना, ये बाधा जो मेरे जीवन में आती है, तो अगर मैं कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड के साथ रहता हूँ मैं, इसलिए शायद वो दिमाग में, मेरे दिमाग में भगवान ने डाली कि भाई ये अपने मिस्टर की ईमानदार नहीं है और तू इतने इसमें मत जा भी। शायद ये सब मेरे दिमाग में ख्याल आए। और जो तेरे पहले के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो तेरे घर में नहीं पहुंचे, इसका एक में जो कारण है वो जो तो 2018 में ग्रुप ओपन किया, फॉलो किया, लोगों को मैसेज दिया, इसके कारण तेरा जो पाप था वो कम था और वो पुण्य ज्यादा था। इसकी वजह से नहीं गए, लेकिन आज की डेट में तेरे घर में जा सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आया और उस पर फिर मैंने काम फिर से चालू किया। और आज के डेट में मुझे उन काम चालू किया, मतलब मैंने मैसेज बढ़ाया, फॉलो बढ़ाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक शराबी के साथ बात करके ही मैं इससे निकल सकता हूँ। और वही सबसे वो सेक्स कंडक्ट इसमें दिया है कि अगर आपको ये उफान मारती है सेक्स, तो आपको किसी के साथ शिद्दत से काम करना पड़ेगा, उनकी जरूरत को समझते हुए उनको पूरा करने की कोशिश करना पड़ेगा। वो मैंने उसके साथ किया। तो वो जो बाधाएं मेरी जिंदगी में आई थी फिर से उस ट्रैक पे चलने की, वो निकल गई। और आज के डेट में मुझे ख्याल नहीं आते उस चीज के। मुझे सबसे पता वही बिग बुक में लिखा गया है कि अगर आपको आपके आचरण पे खेत, मतलब आपने जो किया उस पे आपको पछतावा नहीं होता है, और आपकी जो बिहेवियर है वो अगर किसी को मतलब बाधा है, मतलब किसी को तकलीफ में डालने वाली, तो आप निश्चित तरह से शराब पियेंगे। ऐसा बिग बुक में मेरे मराठी बिग बुक में 66 पेज में लिखा है। हिंदी में मुझे नहीं पता कहाँ पे लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है। तो उसके तहत ये बाधाएं मेरी जिंदगी में आई। उसको निकलने के बाद आज की डेट में खुशी है यार। आज नहीं होता खुशी औरत का वगैरह, कोई मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, सुंदरता मैं देखता हूँ, ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत शांत बन गया। इतना एक ख्याल में कि हाँ ये सुंदर है, ठीक है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। तो ये मेरे जिंदगी में ऐसे सोब्राइटी है। और अभी लास्ट का एक मैं बता देता हूँ कि डर, जो डर हमेशा लगता है इंसान को, ये मेरी जिंदगी में बाधा आने वाला एक बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। एक सोसाइटी के बाद भी डर लगता है आदमी को, और मुझे ऐसे ही डर लगता था। मैं कभी, जब मैं पचमढ़ी वगैरह जाता हूँ, 19 बार मैं गया हूँ। पचमढ़ी हमारे गांव से 400 किलोमीटर दूर है। पचमढ़ी में जब भी सीजन चल रहा है, 19 बार से मैं 19 में से 5 बार मैं टू व्हीलर पे गया हूँ। लेकिन उस समय पे पी के जाता था हमेशा, मैंने शराब के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी होती थी। तो ये डर मुझे सताने लगा। ये एक बात है मेरे सोसाइटी की दिन में आने लगी। और फिर मैं कहीं जाता नहीं था, बाहर कुछ नहीं जाता था। बाद में बीच में एक पूरी का प्रोग्राम आया और वो डर मुझे बड़ा सताने लगा। ये बाधाएं, मेरे ऑब्स्टेकल्स मेरी जिंदगी में आ रहा था।
और मैं इसके पहले एक दो प्रोग्राम कैंसिल कर चुका था। मेंबर्स का मेरे के ऊपर से भरोसा उठ गया था। तो फिर मैंने उस पर बात किया, अनिरुद्ध भाई से बात किया कि भाई सॉफ्टवेयर को कैसे दूर किया जाए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि भाई मुझे ये डर लगता था वहां पर जाने के लिए कि अगर मैं जाऊंगा 4 दिन तो मेरे घर में किसी को अटैक आ जाए तो क्या होगा वगैरह वगैरह, इस टाइप के ख्याल आते थे। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देख, तेरे पहचान के कितने लोगों को एकदम अटैक आया और वो हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं और वो बच गए। तो मुझे ख्याल में आया, मेरे खुद के दोस्त जो कभी अल्कोहल नहीं थे लेते थे, उनको लिवर सोरेसिस हो गया था, करोड़पति आदमी ही थे, लेकिन वो बचे नहीं। मेरे एक जवाई थे नागपुर में, चचेरे जवाई थे, उनका घर और हॉस्पिटल बिल्कुल 5 मिनट के अंतर पे, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। वो रात के 11 बजे उनका अटैक आया, वो पहुंच नहीं पाए। तो बोले तेरे हाथ में कुछ नहीं है, बोले इस डर को निकालने के लिए तेरे को टारवर टू गॉड होना पड़ेगा, बोले, और ये गॉड के हाथ में, देव भगवान के हाथ में सौंपना पड़ेगा। वो सोचने के बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा उस पर सोचा और मैं बोला हाँ यार, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, देखा जाए तो ना जीना है ना मरना है ना कुछ है मेरे हाथ में। अगर मैं यहाँ रहता भी हूँ वरा में, और अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो भाई क्या गारंटी कि मैं दवाखाने तक उनको पहुंचाऊंगा, और मैं दवाखाने में जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, वो तो सब डॉक्टर ही करेंगे ना। ये दिमाग से फिर मेरे दिमाग से बात निकली, और वो निकलने के बाद वो डर खत्म हो गया। फिर मैं पूरी अच्छी तरह से गया, खुशी खुशी मस्त एंजॉय किया वहाँ पे। और फिर वहां से फिर आने के बाद फिर पचमढ़ी गया, जो मैं 10 सालों में नहीं गया था डर के वजह से। फिर मैंने आनंद लिया। तो आज की डेट में मुझे ये समझ में आता है कि मेरी बाधाओं पे करने के लिए मुझे ही करना पड़ेगा, और उससे जो खुशी मिलेंगी वो मुझे मिलेंगी। तो आज के डेट में मैं ज्यादा कोई लोड लेता नहीं किसी बात पे, और ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि गॉड नोज गॉड प्लान्स। भगवान के प्लान भगवान को मालूम है, मुझे सिर्फ इसके तहत चलना है। तो आज की डेट में बाधाएं जिस प्रकार से आती है तो उस पर मैं काम करता हूँ, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, तो मैं आज लास्ट में ये कहूंगा कि ये बाधाएं जिंदगी में आना जरूरी है, कि क्योंकि इससे मैं अलर्ट रहता हूँ। उसका एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि समृद्धि महामार्ग जो चलता है अभी, तो उसके ऊपर जो गाड़ियां चलती है और उस पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उसका एक कारण ये है कि वहां पे एक लय बैठ जाती है और मैं भूल जाता हूँ कि ये समृद्धि है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई आड़ा नहीं आएगा, कोई तिरछा नहीं आएगा, लेकिन वो अपने आप एक्सलेटर पे पैर बढ़ते जाता है। जो गाड़ी 80 के स्पीड में चलना चाहिए वो 140 तक करती है, और फिर वो गर्म होने के बाद, टायर फटने के बाद, या तो मेरा एक लय बैठ जाती है, मेरे दिमाग को मैं ऑर्डर दे चुका रहता हूँ कि अब कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, कोई हर्डल्स नहीं है इस रास्ते पे। तो ये इसके कारण वहां पे एक्सीडेंट ज्यादा हो गए। और जब मैं यहाँ से, हमारे एक खड़संगी गांव है 40 किलोमीटर, तो मुझे पता है कि इस गांव में ये अड़चन आने वाली, यहाँ पे ये गांव आएगा, वो आएगा, वो आएगा। तो मैं एक लय के साथ, मतलब अपने आप को अलर्ट रखता हूँ कि मुझे अब पता है कि यहाँ पे बाधा आएंगी। तो बाधाएं जब आती है ना, तो मुझे, जब मैं अलर्ट रहता हूँ तो उसमें मैं फिर उस पर धीरे धीरे, जैसे ड्राइविंग करता हूँ तो धीरे चलाता हूँ, कोई गाड़ी कहीं गाँव आए तो हॉर्न बजाता हूँ, स्पीड कम करता हूँ। तो ये अपने आप को अलर्ट रखने की बात है। तो ये बाधाएं मुझे मेरी जिंदगी में जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बाधाओं पे काम करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो मैं ड्राइविंग करके आता हूँ, फिर वो मीटिंग खत्म करके आता हूँ, बहुत मजा आता है। तो मेरा एक जो भी आज के एक्सपीरियंस थे कि भाई बाधाओं के बाद आने वाली खुशी, तो बाधाएं आना चाहिए। हमारे मराठी में मैं हमेशा करता हूँ कि समस्या हमेशा आती रहेगी। समस्या को अगर मैं चांस समझू, संधि समझू, बाधाओं को समझे चांस समझू मेरे को जिंदगी में बेटर करने के लिए, वो अच्छा रहेगा। तो आज के डेट में अगर बाधा भी आता है तो मेरे साथ पूरी फेलोशिप है, गॉड है, और अच्छे अच्छे भाई लोग हैं, जिसके कारण मैं इस बाधाओं पे पार करते कुछ आज के डेट में खुशी से जीवन जी रहा हूँ। और बाधाओं को अपनी जिंदगी में सुधार की एक संधि चांस समझते हुए चलते रहता हूँ। तो मुझे आज की डेट में दारू की जरूरत नहीं गिरती, और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं एक बार तहे दिल से स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उस भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे 16 तारीख को 10 साल पूरे किए, स्टेप्स का आभारी हूँ। और हमारे जो BW डॉक्टर बाप साहब है, उनका भी आभारी हूँ, पूरी फेलोशिप का आभारी हूँ। और आप जैसे लोग, अनिरुद्ध भाई जैसे लोग मेरी जिंदगी में आए, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उस दिन मुझे चांस नहीं मिला था, क्या मैं सो गया था, लेकिन आज मैं इन सब का आभारी हूँ। मेरे मिसेस का, मेरे चारों सिस्टर का, चारों जवाई का,
जो हमेशा मेरे साथ आज खड़े हैं। मेरे जाते जाते एक बता दूं, मेरे अभी याद है कि मेरी जो 3 नंबर की सिस्टर थी, जिसकी मैं शादी में बहुत तमाशा किया था, उसने ही मुझे कह दिया कि देख बोले मैं डॉक्टर बन गई बोले, मुझे मेरे पिताजी के लिए और माँ के लिए कुछ करना था, वो मैं कर नहीं पाई, लेकिन मैं आपके लिए जरूर करूंगी। तो ये जो बाधाएं और ये जो खुशी आती है ना, तो उसकी मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आज की डेट में उन्होंने मुझे ये भी, उन्होंने मेरे भांजे ने कुछ मार्क्स कमाए, IIT वगैरह नंबर लगाए, वो मेरे से हमेशा वो मार्क्स दिखाती है, मेरे साथ खुशियां बांटती है। जो डरे डरे से लोग थे आज की डेट में, तो आज वो मेरे साथ खुशी से बात करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज की डेट में ये बाधाएं मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाधाओं के साथ समस्या का जो समाधान है वो ईश्वर मुझे बिल्कुल देगा। इस बात तक मैं पहुंच गया हूँ। तो आज मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।